तो हम आज दोबारा वहीं से शुरू करेंगे। जो वाइवे में क्वेश्चन आते हैं बॉयलर के मतलब उसके बारे में आपसे पूछेंगे। तो थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर, इसके बारे में क्या जी सवाल बड़ा होते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आजकल वाइवे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर क्या होता है। तो बेसिकली थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर से हम स्टीम की ड्राइनेस फ्रिक्शन चेक करते हैं। तो अगर इसकी थोड़ी सी मैं वर्किंग बता दूं कुछ, तो इसमें दो सेक्शन होते हैं, ए और बी। तो ए सेक्शन में क्या होता है, हम उसका प्रेशर वगैरह नोट कर लेते हैं कि कितने प्रेशर की स्टीम है और टेम्परेचर उसका कितने हैं। तो उसको हम एक छोटे से होल से पास करते हैं। तो जब उससे पास होती है तो स्टीम की जो है वो मतलब उसका प्रेशर डाउन होता है, तो वो स्टीम वेट स्टीम से सुपर हीट स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। तो थ्रोटलिंग के बाद जो है हमारी सुपर हीट स्टीम हो जाती है, उससे पहले हमारे पास वेट स्टीम होती है। तो इसी तरह हम दोनों तरफ की स्टीम की हीट को कैलकुलेट करके, तो जो हमारी वेट स्टीम है वहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और वही हमारी बेसिकली ड्राइनेस। स्लैग स्क्रीन मतलब कि ये हमारे अमूमन डबल ड्रम बॉयलर में भी लगाई जाती है। उसमें जो इसकी लोकेशन होती है वो कन्वेक्शन जोन में होती है, और नॉर्मली जो सिंगल ड्रम बॉयलर होते हैं उसमें फर्नेस के अंदर ही इसको लगाया जाता है। तो बेसिकली इसका जो काम ये होता है कि जो आपके गैसेस के अंदर मोल्टिंग फॉर्म में जो ऐश जा रही होती है, तो वो स्लैग स्क्रीन को जैसे ही टच करती है या वहाँ पे स्टक हो जाती है या नीचे गिर जाती है, मतलब कि आगे पासिस के अंदर जो है आपकी जो ऐश है मेल्ट हुई है वो आगे पास वगैरह को चोक नहीं करती। तो मेन इसका जो फंक्शन ये होता है कि ये आपकी जो स्लैग वगैरह है उसको रोकती है पासिस में जाने से। बेसिकली फर्नेस में जैसे कि लगी हुई होती है फर्नेस आर्च, ये स्लैग स्क्रीन ही होती है जो कि एक रुकावट पैदा करती है जी और स्टे करवाती क्या है। ये डिफरेंट नाम इसको दिए हुए हैं, कोई स्लैग स्क्रीन भी कहते हैं, गोज लैग भी कहते हैं, फर्नेस आर्च भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ डीरेटर, उसके बारे में भी पूछा जाता है सवाल। जी, टाइप्स ऑफ डीएरेटर जो है हमारे डिज़ाइन के लिहाज से भी देखी जाती है और प्रेशर के लिहाज से भी देखी जाती है। तो डिज़ाइन के लिहाज से हमारे जो डीएरेटर है वो दो तरह के होते हैं, एक तो स्प्रे टाइप होता है और एक ट्रे टाइप होता है। और प्रेशर के लिहाज से अगर बात की जाए तो प्रेशर के लिहाज से हमारे पास वैक्यूम टाइप होता है, और अमूमन जो शुगर इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे एक बार के करीब पे भी लगाया जाता है, मतलब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कैटेगरी में आ जाता है। और नॉर्मली जो बड़े प्लांट है हाई प्रेशर, वहाँ पे आपके जो डीएरेटर है वो भी एचपी लगाए जाते हैं, तो उनमें 10 बार 12 बार इसके करीब प्रेशर होता है, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर जो है वो फीड वाटर का 180 190 के करीब चला जाता है। तो जितना आप प्रेशर बढ़ाते जाते हैं तो उसके पीछे रीज़न यही है कि आप अपना फीड वाटर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। बेसिकली डीरेटर में यही होता है ना, डीरेशन करना। ठीक है, हाई प्रेशर प्लांट पे थर्मल डीरेशन है, वो प्रेशराइज होती है 10-12 बार पे हो रही है। और कुछ प्लांटों पे मतलब एक बार प्रेशर। और वैक्यूम टाइप वो होता है कि वैक्यूम के थ्रू उसमें से गैसों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है। पीसी बॉयलर ड्राइंग, ये सवाल भी होता है, वहाँ पे लगी हुई होती है ड्राइंग, तो पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है। पीसी बॉयलर की जो ड्राइंग है ये हमारे पास जो मतलब चीमा साहब का जो ऑफिस है उसमें भी उन्होंने प्रिंट करके रखी हुई है। तो इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स को पूछते हैं कि अब उसमें आपने कलर कोडिंग की आपको पहचान होनी चाहिए कि रेड कलर जिन भी ट्यूबों को शो कर रहा होगा वो आपकी सुपरहीटर की ट्यूबें होंगी, और जो पिंक कलर शो कर रहा होगा वो आपका reheater होगा, और ब्लू कलर जो शो कर रही होगी वो आपका economizer होगा। इसी तरह उसके बॉटम में जो है प्रोवाइज़र लगे होंगे, और एयर प्रीहीटर उसका जो है आईडी से पहले लगा हुआ होगा। तो बेसिक यही चीज़ें पूछनी होती है। उसमें ड्रम वगैरह भी आपका शो हो रहा होगा, डाउन कमर शो हो रही होगी, यानी कि कलर कोडिंग उसमें है। कलर कोडिंग जो है वो आपको लाजमी पता होनी चाहिए, उसी से ही आपने मुख्तलिफ पार्ट्स की जो है वो पहचान करना है। बेसिकली वहाँ पर नाम हाइड किए हुए होंगे पार्ट्स के, आपने सिर्फ कलर कोडिंग को देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। SCR, ये बेसिकली SCR होता है सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है बॉयलर्स में नॉक्स को कंट्रोल करने के लिए, नॉक्स एमिशंस वगैरह इनको कंट्रोल करने के लिए। तो जैसे कि ये आपको पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है, फ्लू गैसों के एंड में लगाया जाता है बिफोर एयर हीटर, मतलब वो गैसें एयर हीटर को हीट ट्रांसफ़र करने से पहले ये सिस्टम लगाया जाता है, क्योंकि इसके लिए जो एक टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो 250 से 400 डिग्री की गैसें होनी चाहिए, जो कि कैटलिस्ट है वो नॉक्स के साथ रिएक्शन करे और उनको रिड्यूस करे। इसलिए ये एयर हीटर से पहले लगाया जाता है SCR। NDT DT टेस्ट, ये जो मेटल के टेस्ट होते हैं या वेल्डिंग के टेस्ट होते हैं, ये इसके बारे में सवाल। अच्छा, इसकी जो है ना पहले तो आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, NDT नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और DT डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो ये साल्ट की बुक से हमारे टेस्ट दिए हुए हैं, तो इनके नाम, इनके डेफिनेशन सब पता होनी चाहिए। NDT मतलब ऐसे टेस्ट जिसमें
टेस्ट के बाद जो आपका पीस है जिस पे आप टेस्ट कर रहे थे वो वेस्ट नहीं होता, दोबारा वो काबिल इस्तेमाल होता है, आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो DT टेस्ट है उसमें जब आप किसी भी पीस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट के बाद आपके इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। तो ये इनके जो दरमियान में मेजर डिफरेंस है NDT और DT के, कि एक में आपका जो पीस है जिस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो वेस्ट हो जाता है और एक में नहीं होता। तो इसी तरह अगर NDT की हम कुछ बात कर लें, MPT, VT, ठीक है, DPT टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, रेडियोग्राफिक टेस्ट, मतलब ये सारे टेस्ट ऐसे हैं कि जब आप मेटल पे इसको अप्लाई भी करते हैं तो आपके मेटल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और वो अपनी असल पोजीशन में रहता है। अगर DT की अगर बात करें उसमें टेंशन टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, फटीक टेस्ट, टेंशन शेयरिंग टेस्ट, टॉर्क टेस्ट, ठीक है, ये सब टेस्ट जब आप उस पर करते हैं तो उसकी फिज़िकली उसकी हालत भी चेंज हो जाती है, वो ब्रेक भी हो जाते हैं, तो वो पीस आपका दोबारा काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। बेसिकली DT मैन्युफैक्चरिंग से पहले टेस्ट किए जाते हैं और NDT वो टेस्ट होते हैं जो रनिंग सिस्टम है उसकी हेल्थ कंडीशन चेक करनी होती है, मतलब सिस्टम की, तो उसके लिए ये NDT टेस्ट किए जाते हैं। वाई सुपर हीटर टेम्परेचर चेंजेस एट कांस्टेंट लोड? जी, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नॉर्मली चीमा साहब भी ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि कांस्टेंट लोड पे आपके सुपर हीटर के टेम्परेचर अगर बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ने की वजूहत देखें तो अगर आपके फर्नेस में स्लैगिंग बहुत ज़्यादा हो गई है तो जाहिर सी बात है, फर्नेस में स्लैगिंग हो गई तो फर्नेस में हीट ट्रांसफ़र रेट कम हो गया तो आपका सुपर हीटर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर सडनली किसी वजह से आपका फीड वाला टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाए तो भी आपके जो है टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर आपके टेम्परेचर में कोई फॉल्ट आ जाए और सही से आपकी डीसुपरेटिंग नहीं हो रही तो भी आपके टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। कोई उसकी नोज़ल वगैरह चोक हो गई है, इसी तरह अगर कोई आपकी बैफल वगैरह क्रैक हो गई है, उस केस में भी आपके टेम्परेचर अचानक से कांस्टेंट लोड पे बढ़ जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता लेकिन सेंसर आपको बता रहा है, हो सकता है आपका सेंसर जो है फॉल्टी हो गया, तो उसको भी चेक कर लें क्या वो सही रीडिंग दे भी रहा है या नहीं दे रहा। इसी तरह फिर अगर सुपर हीटर के टेम्परेचर डिक्रीज़ होने का भी सिनेरियो होता है जैसे इंक्रीज़ होने का, तो उसके अंदर भी यही चीज़ें इसके वाइस वर्सा हो जाएंगी, मतलब जैसे कि टेम्परेचर सेंसर भी फॉल्टी हो सकता है सुपर हीटर, और इसमें आप सुपर हीटर की स्लैगिंग या फाउलिंग भी आ सकती है इसके अंदर। ठीक हो गया, फीड वाटर टेम्परेचर अगर गोज़ हाई, वो ज़्यादा हाई चले जाएँ तब भी ये इशू आ जाएगा। ठीक हो गया, टेम्परेचर नोज़ल्स, अब यहाँ पे इनका भी हो सकता है कि वो जो नोज़ल्स या फिर उनका जो कंट्रोल वाल है वो माल फंक्शनिंग कर गया, आया कि जो उसको सेट पॉइंट दिया है उसको ऊपर नहीं वर्किंग कर रहा है या ज़्यादा फ्लो कर रहा है पानी का वहाँ से, तब भी सुपर हीटर के टेम्परेचर आपके गिरने लग जाएंगे। हाउ यू मेक एफिशिएंट योर बॉयलर? कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम उसको एफिशिएंट कर सकते हैं? जी, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे जो देखा जाए कि आप अपने लॉसेस मतलब कहाँ से आप वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उसकी एक लिस्ट बनाएं कि कहाँ से आपके लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे आपके स्टैक लॉसेस हो गए, आपके रेडिएशन लॉसेस हो गए, आपके ब्लोडन लॉसेस हो गए, ठीक है, आपके अनकम्प्लीट कंबस्शन के लॉसेस हो गए, ठीक, अनबर्न फ्यूल के लॉसेस हो गए। तो ये मेजर लॉसेस है जिनसे आप अपने बॉयलर की एफिशिएंसी को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। फीड वाटर टेम्परेचर भी उसमें आ जाएंगे? जी, फीड वाटर भी उसमें आ जाते हैं। फीड वाटर मतलब 100 तो मस्ट होना चाहिए। अगर आपका डीएरेटर प्रेशराइज है तो फिर आप 100 से भी प्लस लेके जा सकते हैं, अदरवाइज 100 जो है मस्ट हो, क्योंकि इस पर आपकी जो ऑक्सीजन भी है वो मैक्सिमम ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आपका बॉयलर जो है पिटिंग वगैरह रेस्टिंग से भी सेव हो जाता है। प्राइमरी एयर एंड सेकेंडरी एयर? प्राइमरी एयर बेसिकली फ्यूल कैरी एयर आपकी कहलाती है, जो फ्यूल को लेके जाती है। लाइक इसके एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे प्लोराइज बॉयलर्स है, उसमें क्या होता है, प्राइमरी एयर कोल मिलों में फीड हुई, उसके बाद कोल का जो पाउडर बना उसको कैरी करके फर्नेस तक ले गई। अब वो लेगी, अब वो क्या करेगी, कंप्लीट कंबशन वो एयर नहीं करवा सकती, उस कंबशन को कंप्लीट करने के लिए मज़ीद सेकेंडरी एयर ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो एयर जब बाद में ऐड की जाएगी फर्नेस के अंदर, कंबशन कंप्लीट करने के लिए ऐड की जाएगी। तो हमेशा प्राइमरी एयर फ्यूल कैरिंग में मतलब इसकी टर्म यूज़ की जाती है, और सेकेंडरी एयर को जो यूज़ किया जाता है वो कंप्लीट कंबशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये प्री हीट होती हैं दोनों? जी, इसमें मैं थोड़ा सा और भी ऐड करना चाह रहा हूँ कि अगर टू दी पॉइंट इनकी अगर डेफिनेशन करनी हो कि कुछ चंद वर्ड में आप इसको बयान करना चाहें कि सेकेंडरी एयर क्या होती है, प्राइमरी एयर क्या होती है, तो सिंपल आप कह सकते हैं कि ऐसी एयर जो आपकी कंबशन की एफिशिएंसी बढ़ा रही है, तो ऐसी एयर को आप सेकेंडरी एयर कह सकते हैं। और प्राइमरी का ऐसी एयर जो आपकी कंबशन रेट को बढ़ा रही है, तो कंबशन रेट को बढ़ाने वाली एयर प्राइमरी एयर कहलाती है, और कंबशन एफिशिएंसी बढ़ाने वाली जो एयर है वो सेकेंडरी एयर कहलाती है। ये सिंपल सी हम मतलब के पूरी पॉइंट वर्ड में, मज़ीद अगर जैसे एक्सप्लेन था वो मंसूर साहब ने एक्सप्लेन किया इसको बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा जी, टेम्पटेशन
टेम्परेचर्स बेसिकली ये वो होता है सुपर हीटर के कंट्रोल, जो टेम्परेचर्स है ना इनको कंट्रोल करने के एक वेज है काफ़ी सारे, जैसे कि बेफल्स लगा दी, ठीक हो गया। हाँ, टेम्परेचर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बेफल्स लगा के गैसों को बाईपास कर लिया, कुछ परसेंट सुपर हीटर की साइड में जानी थी, कुछ बाईपास कर ली, ठीक हो गया। फिर उसके बाद नोजल सिस्टम होता है जिसमें कि स्प्रे करवाई जाती है सुपर हीटर्स के अंदर, ठीक हो गया। तो ये डी सुपर हीटिंग के जो डी सुपर हीटिंग के स्टेप्स हैं ना वो टेम्परेचर्स में आते हैं बेसिकली, मतलब स्टीम के टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो टेम्परेचर्स कहलाती है। ये सिर्फ डी सुपर हीटर ही होता है या कोई और चीज़ भी होती है? बेसिकली जैसे कि हाई प्रेशर बॉयलर्स हैं उनमें मल्टीपल सुपर हीटर्स लगे हुए होते हैं, रेडिएशन जोन में लगे होते हैं, कन्वेंशन जोन में लगे हुए होते हैं, तो उनके टेम्परेचर भी फिर कंट्रोल करने पड़ते हैं। सर्कुलेशन रेशो एंड वेलोसिटी। जी, सर्कुलेशन रेशो में मतलब बेसिकली क्या है कि जो आपका बॉयलर के अंदर पानी सर्कुलेट कर रहा है तो वो एक मिक्सचर होता है, ठीक है। उसमें स्टीम भी होती है, उसमें पानी भी होता है। तो जब आपके ड्रम से डाउन कमर के ज़रिए पानी नीचे आया आपके फर्नेस में और स्टीम का जो मिक्सचर बन के ड्रम में गया, तो अब जब वो ड्रम में गया तो उसकी रेशो चेक की जाती है क्या है, कितने परसेंट इसमें स्टीम आई है और कितने परसेंट इसमें पानी आया है। तो अगर नेचुरल सर्कुलेशन की रेशो की हम बात करें वो 4 से 30 होती है, ठीक है। मतलब कि उसमें 30% आपकी स्टीम है और 4% उसमें पानी है। और इसी तरह अगर हम फोर्स सर्कुलेशन की बात करें उसकी जो रेशो है वो 3 और 10 की है। तो मतलब कि 10% उसमें आपकी जो है वो स्टीम है और 3% उसमें पानी है। बेसिकली नेचुरल सर्कुलेशन जो होती है वो होती है डेंसिटी डिफरेंस से। जी जी। और जो आपकी हो रही होती है फोर्स सर्कुलेशन, उसमें सिस्टम में एक पंप ऐड किया हुआ होता है, ठीक हो गया। और ये वेलोसिटी का भी यहाँ पे जिक्र किया गया जी। तो जो वेलोसिटी है हमारी हाई प्रेशर के अंदर वो स्टीम की जो वेलोसिटी होती है वो 0.6 मीटर पर सेकंड होती है। जी जी। और जो एलपी बॉयलर है उसमें हमारे तकरीबन 2.5 से 3 मीटर पर सेकंड जो है वेलोसिटी होती है। ठीक ठाक। अच्छा जी, कंपोजिशन बॉयलर। कंपोजिट कंपोजिट बॉयलर। कंपोजिट बॉयलर मतलब आजकल बायोमास पे हमारे बॉयलर जो है कन्वर्ट हो रहे हैं, या जो नए बॉयलर भी लग रहे हैं वो भी बायोमास पे लग रहे हैं। तो जो पहले से लगे हुए हैं गैस फायर तो उसमें कुछ चेंजिंग करके वो फ्रंट पे जो है वाटर वाल लगा रहे हैं, भट्टी लगा रहे हैं। तो मतलब कि इसकी डेफिनेशन सिंपल आप ऐसे कर सकते हैं कि ऐसा बॉयलर जो फ्रंट से वाटर ट्यूब हो, बैक से फायर ट्यूब हो, तो ऐसे बॉयलर को आप कंपोजिट बॉयलर कहते हैं। मतलब ये कंपोजिट बॉयलर की टाइप में भी आ जाता है, कंपोजिट फ्यूल टाइप में भी आ जाता है अगर मल्टी फ्यूल यूज़ करें, ठीक हो गया। जैसे फायर ट्यूब वाइट ट्यूब का मिक्सर अभी नुमान साहब ने बताया, और इसी तरह अगर फ्यूल भी डबल ड्यूल फ्यूल में आ जाए तो वो भी कंपोजिट्स में आता है। सही है। टाइप्स ऑफ बॉयलिंग, यानी कि बॉयलिंग की टाइप्स जो हैं ये इसके बारे में आप क्या? टाइप्स ऑफ बॉयलिंग जो है बेसिकली वैसे तो 5 इसकी टाइप्स है, लेकिन 2 जो है वो ज़्यादा फेमस है। मतलब कि उसमें फिल्म बॉयलिंग है और न्यूक्लिएट बॉयलिंग है। तो इसकी बात की जाए कि फिल्म बॉयलिंग कहाँ पे होती है, न्यूक्लिएट बॉयलिंग कहाँ पे होती है, तो जो फिल्म बॉयलिंग है वो ज़्यादातर हमारे सुपर हीटर में होती है। मतलब अगर कैरियर वगैरह होता है, प्राइमिंग होती है, तो जो कुछ मॉइस्चर या पानी हमारा सुपर हीटर में जाता है तो वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि जैसे ही टेम्परेचर सुपर हीटर की सरफेस को टच करता है वो फ़ौरन स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह की बॉयलिंग हम कहते हैं फिल्म बॉयलिंग। और न्यूक्लिएट जो बॉयलिंग है, तो न्यूक्लिएट बॉयलिंग जब हम बॉयलर को स्टार्ट करते हैं तो जो हमारी सरफेस के साथ जो बॉयलिंग होती है उसे हम कहते हैं न्यूक्लिएट बॉयलिंग। और एक और भी इसकी यहाँ पे टाइप ऐड की हुई है जैसे कि कन्वेक्टिव बॉयलिंग भी, ठीक हो गया। ये वाटर ट्यूब्स में जो अकर होती है ये कन्वेक्टिव बॉयलिंग में आती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ईपी। ईपी है ये तो। हाँ, ईपी बेसिकली ये एक सिस्टम होता है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से हम क्या करते हैं, जो ऐश के अंदर पार्टिकल, मतलब जो फ्लू गैसों के अंदर पार्टिकल जा रहे हैं, इनको हम फ़िज़ा में जाने से पहले कलेक्ट कर लेते हैं। ये हाई वोल्टेज के ऊपर इसकी वर्किंग होती है, ठीक हो गया। तो ये मतलब जो जैसे पुलवराइज्ड बॉयलर या बड़े पावर प्लांट्स हैं उनके अंदर ये ईपी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। रेजिडुअल स्ट्रेस अगर देखा जाए वेल्डिंग, जब आप किसी भी मेटल की वेल्डिंग करते हैं ना, तो वेल्डिंग के बाद अगर आप उसकी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं करते तो उसमें कुछ स्ट्रेस जो है वो स्टे कर जाती है। तो वो जो स्ट्रेस उसमें स्टे करती हैं वेल्डिंग के बाद, तो सिंपली आप उन्हीं स्ट्रेस को कहते हैं रेजिडुअल स्ट्रेस। हाँ, बेसिकली ये मतलब आ जाती हैं आपकी प्री ट्रीटमेंट, कुछ होती है वेल्डिंग से और कुछ होती है पोस्ट ट्रीटमेंट। तो इसमें जैसे कि वो टेम्परेचर दिया जाता है मेटल को, ठीक, मुख्तलिफ प्रोसीजर हैं।
इसमें फिर फॉर्मिंग एंड मशीनिंग में भी ये रेजिडुअल स्ट्रेस जनरेट होती है, थर्मल साइकिलिंग में भी होती है, मैकेनिकल लोडिंग वगैरह में भी थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है। तो उसके अलावा फिर और क्रैकिंग, इनकी वजह से नुकसानात क्या होते हैं, क्रैक मटेरियल के अंदर आ जाता है, डिस्टॉर्शन आ जाती है, मटेरियल डिग्रेडेशंस, मतलब ये रेजिडुअल स्ट्रेस की वजह से आ जाती है, जिसकी वजह से मटेरियल मतलब क्रैकिंग या क्रूजन वाली साइड पे चला जाता है, फैटिज भी हो सकता है इसके अंदर, मटेरियल क्रीप भी हो सकता है। ठीक है, सही। ID fan, FD fan, blade design and ratio between two fan. जी, तो इसके अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो इसमें हमारे पास फॉरवर्ड कर्व आते हैं, रेडियल कर्व आते हैं और बैकवर्ड कर्व आते हैं, ठीक है। और हाई वॉल्यूम के लिए जो आपका यूज़ होता है वो फॉरवर्ड कर्व यूज़ होता है, ठीक है। और हाई प्रेशर के लिए आप जो है वो बैकवर्ड कर्व को यूज़ करते हैं। बेसिकली जो फॉरवर्ड कर्व वो आईडी फैन में जी। सूटेबल रहता है, और जो बैकवर्ड का फैन है वो आपका एफडी फैन के लिए यूज़ किया जाता है। और जो इनकी रेशो बेसिकली वो होती है मतलब क्या 1.5 जी जी 1.5 होती है, मतलब आईडी जो है यानी कि 1.5 गुना होती है ID और आईडी FD। का जो डिस्चार्ज कैपेसिटी होती है वो एफडी से 1.5 टाइम एक्स्ट्रा होती है। जी। ID एंड FD फैन एयर रेशो वो 1.5 आपकी हो गई, वो ये तो हो भी गई। इसका हमने जिक्र कर लिया है इसका। प्रिजर्वेशन, जी, रिजर्वेशन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास बॉयलर पे। अक्सर प्लांट ऐसे होते हैं जहाँ पे मेंटेनेंस के लिए 2-2 मंथ के लिए प्लांट को बंद करना पड़ता है। अगर वहाँ पे आप बॉयलर को प्रिजर्व नहीं करते तो 2 मंथ तक आपके बॉयलर की वाटर साइड पे काफ़ी रस्टिंग की वजह से आपकी ट्यूबें वगैरह जो है वो लीक कर सकती है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि बॉयलर को जो है ट्रीटेड वाटर से फिल कर देते हैं, उसमें हाइड्रोजन मेंटेन करते हैं तकरीबन अराउंड अबाउट 200 ppm के, ठीक है। और इसमें हफ्ते में 10 दिन में एक दफ़ा उसको पानी को सर्कुलेट भी करवाते रहना चाहिए, या पंप के ज़रिए सर्कुलेट करवा दें, या किसी भी हीट के सोर्स से अगर आप हीट दे के पानी को सर्कुलेट करवा सकते हैं। तो ये इसमें 2 चीज़ें मेजर लाजमी देखी जाती हैं कि एक उसमें हाइड्रोजन को मेंटेन रखें, ठीक है। हफ्ते बाद 10 दिन बाद हाइड्रोजन का टेस्ट भी करते रहें, और एक दफ़ा उसको सर्कुलेट भी करवाते हैं। इसके अलावा एक सर्च टैंक भी होता है जो कि आप ड्रम से हाइट पे उसको लगाते हैं ताकि एयर वेंट के ऊपर जो है वो एक हेड प्रेशर बना रहे, बाहर से एयर वगैरह उसमें इन ना कर सके। हाँ, बेसिकली इसमें प्रिजर्वेशन में 2 मेथड होते हैं, एक ये जो है वेट टाइप इन्होंने बताया, और ड्राई टाइप में क्या होता है कि आप उसको मतलब प्रेशर पे डिस्चार्ज करें बॉयलर को, मतलब ड्रेन आउट करें, उसके बाद उसमें नाइट्रोजन फिल कर दें। ठीक हो गया। प्रिजर्वेशन तो हो गई, पैसिवेशन होती है वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। जी जी, पैसिवेशन जो है ये अमूमन जब आप डीस्केलिंग करते हैं बॉयलर की तो उसके बाद पैसिवेशन का जो है अमल किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, पैसिवेशन में आप हाइड्रोजन और अमोनिया की मदद से जो है एक बॉयलर की मेटल पे जो है मैग्नेटाइट लेयर को जनरेट करते हैं। तो मैग्नेटाइट लेयर जो है वो पानी और मेटल के दरमियान में एक लेयर आ जाती है जो कि पानी में मौजूद ऑक्सीजन को मेटल से रिएक्ट नहीं करने देती थी, जिससे आपकी मेटल की प्रोटेक्शन हो जाती है और रस्टिंग का अमल जो है वो ना होने के बराबर होता है। जी। इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर ऑन स्टीम प्योरिटी। बेसिकली स्टीम की प्योरिटी में इफेक्ट पड़ते हैं, ज़ाहिर सी बात है प्रेशर के हिसाब से। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो कैरी ओवर के मिसाइल आ जाते हैं, फिर सोल्यूबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटीज़ वो बढ़ जाती है। स्टीम क्वालिटी मतलब जो है वो ज़ाहिर सी बात है अगर उसको प्री ट्रीटमेंट नहीं करके दी जाएगी सिस्टम को तो स्टीम क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक हो गया। फिर बॉयलर ऑपरेशन कंडीशन है जो वो भी डिपेंड करती है स्टीम क्वालिटी के ऊपर। हाई प्रेशर बॉयलर में बेसिकली स्टीम प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, जैसे कि सिलिका कैरी ओवर का एक बड़ा इशू है अगर वेल ट्रीटेड वाटर नहीं दिया जाएगा। ठीक हो। लो प्रेशर बॉयलर्स में ये इशू नहीं आते उसमें कैरी, क्योंकि इसका एक टेम्परेचर है सिलिका का। ठीक है, तो एक कोलाइडल सिलिका होता है, एक सोल्यूबल होता है। ठीक हो गया, इन दोनों में भी फ़र्क होता है। ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे होती है। हाँ, ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे स्टीम की प्योरिटी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। थर्मल स्ट्रेस एंड इट्स फार्मूला। थर्मल स्ट्रेस भी एक बहुत ही अहम टॉपिक है ये भी, ठीक है। इसके बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जैसे अच्छी बात है कोई भी चीज़ है उसका जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी लेंथ भी बढ़ती है, उसमें स्ट्रेस अप्लाई होती है। तो अगर उसका आपको नॉलेज नहीं होगा तो किसी भी टाइम थर्मल स्ट्रेस की बेसिकली एक सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे गिलास होता है, ठंडा गिलास है, उसमें गर्म पानी डाल दो वो क्रैक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये थर्मल स्ट्रेस की एक सिंपल सी और सादा सी एक मिसाल ये है। इसकी एग्जांपल है। बाकी फर्नेस में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है आपका, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा सबसे ज़्यादा थर्मल स्ट्रेस वहाँ पे आपकी अप्लाई होगी। इसी तरह जब आप सेकंड पास में जाएंगे तो वहाँ पे इसकी कुछ जो रेंज है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपके सेकंड पास में टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो उसी हिसाब से आप अपने बॉयलर को डिज़ाइन करते हैं कि फर्नेस का मटेरियल आपका ऐसा होना चाहिए जो
कम से कम जो है Expand एक्सपेंड हो। करे टेम्परेचर के चेंज होने पे। स्टीम टेम्परेचर गोइंग अब नॉर्मल, रीजंस इसकी क्या हो सकती हैं कि ये अब नॉर्मल है? ये असल में हमने सुपर हीटर वाले उसमें डिस्कस कर लिया। हाँ। वैसे जो इसमें बात ये भी आ जाती है फ्यूल कंजप्शन इशू, ठीक हो गया, जैसे स्लैगिंग या फॉर्मेशन हो रही है फर्नेस के अंदर, ठीक हो, इसकी वजह से स्टीम टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाएंगे। वाटर लेवल माल फंक्शनिंग कर रहा है, अगर टीडीएस सिस्टम की हाई हो गई, पीएच डिस्टर्ब हो गई, ठीक हो गया, फॉर्मिंग और प्राइमिंग की वजह से भी टेम्परेचर आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं बॉयलरों के। स्केलिंग और डिपॉजिट्स ये चीज़ें हो गई। उसके बाद फॉल्टी कंट्रोल सिस्टम ये इशू आ सकता है, वाटर केमिस्ट्री इशू आ सकता है इसके अंदर, मैकेनिकल फेलियर्स, लोड वेरिएशन सबसे मेजर इसमें ये भी आता है, क्योंकि लोड वेरिएट बहुत ज़्यादा कर रहा हो तब भी स्टीम के टेम्परेचर आपके एबनॉर्मल हो सकते हैं। और फिर दूसरे नंबर जैसे कि वो गैसों का जो सर्किट है उनके अंदर बेफल्स लगी हुई होती हैं, वो टूट गई, गैसें शॉर्टकट हो गई हैं, ये भी इशू आ जाते हैं। कंबस्शन सेफ्टीज़ ऑफ बॉयलर्स। कम्बस्शन सेफ्टीज़ में हमारे पास आ जाता है एक्सप्लोजन डोर आ जाता है, ठीक है, फोटोशेल आ जाता है, और कुछ जो पैकेज टाइप बॉयलर है वहाँ पे आप जो एग्जॉस्ट टेम्परेचर की भी सेफ्टी लगा देते हैं, वो भी बेसिकली आपकी कम्बस्शन की ही सेफ्टी कर रही होती है। अब बेसिकली इसके अंदर एक तो जैसे फ्लेम सुपरवाइजरी फोटो सेल की आप बात कर रहे हैं, ठीक हो गया, हाई लो गैस प्रेशर, अगर गैस प्रेशर वाले बॉयलर मतलब गैस पे अगर वो चल रहा है, प्रेशर स्विचेस आ गया, फ्यूल एयर रेशो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे फर्नेस ऑयल या गैस या पल्वराइजर सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि ब्लास्ट का ये जनरेट करते हैं ये। अच्छा, उसके बाद अवर प्रेशर प्रोटेक्शन हो गई, वाटर लेवल प्रोटेक्शन हो गई, इंटरलॉक एंड जी गाइस, तो इससे रिलेटेड आप नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे, जैसे जैसे ग्रुप में आते जाएंगे टॉपिक्स। तो आप सब लोगों का देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल का ख्याल करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह निगहबान।